क्लास 9th की एक्सप्लोरेशन बुक की सीरीज़ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है टिश्यूज़ इन एक्शन, उसका हम ऑलरेडी प्लांट टिश्यूज़ का सेक्शन कवर कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम एक्सप्लोरेशन बुक का एनिमल टिश्यू को कवर करने वाले हैं। और एनिमल टिश्यू के टॉपिक में ये आपके सामने स्क्रीन पर हैं, हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने वाले हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने वाले हैं, फिर हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये 4 मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ की हम बात करेंगे। तो जो हमारे ये टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये कहाँ पर हैं, क्या इनका फंक्शन है, क्या इनकी लोकेशन है, इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। लेकिन पूरा समझने से पहले हम एक बार इसका एक ओवरव्यू ज़रूर लेंगे, जिससे कि हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमने पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो जो हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे नाम आपके लिए नए जैसे नाम है। एपिथेलियल नाम आपने पहले नहीं सुना, कनेक्टिव टिश्यू का नाम भी हेडिंग के अंदर नहीं सुना, मस्कुलर टिश्यू आप जानते हैं और नर्वस टिश्यू से भी आपका कुछ कुछ फेमिलियरिटी है। लेकिन ये बाकी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसका एक ज़रा सा हम एक ग्लांस में देखते हैं, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो टिश्यू है वो हमारी बॉडी सरफेस के और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की सारी लाइनिंग बनाता है, कवर करता है। ये कवरिंग टिश्यू है, ये लाइनिंग टिश्यू है। जो भी हमारा सरफेस बन रहा है वो सब एपिथेलियल टिश्यू से कवर रहने वाला है। ऐसे ही कोई भी ओपन टिश्यू नहीं पड़ा रहेगा। जितने ऑर्गन्स हैं, जो हमारा बॉडी का सरफेस है, सबको कवर करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अब टिश्यूज़ तो बॉडी में बहुत सारे हैं, बहुत सारे इधर उधर फैले हुए हैं, लेकिन कुछ टिश्यूज़ ऐसे हैं जो दूसरे टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि बॉडी ने एक कंट्रोल्ड तरीके से काम करना है। सब इंडिविजुअल रह के काम नहीं कर सकते, इन सबको कनेक्ट करना भी ज़रूरी है। और कनेक्शन देने का काम किसका है, हमारा कनेक्शन देने का काम रहने वाला है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का। मस्कुलर टिश्यू आपको मालूम है, मसल्स हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बोन्स हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उन बोन्स को चलाने के लिए हमको चाहिए होते हैं मसल्स, करेक्ट। मसल्स जो है वो हमारी बॉडी का बॉडी मूवमेंट कराते हैं। और जो हमारा ये 4th टिश्यू है, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि इसके डायग्राम्स हम जूनियर क्लासेस में भी देखते हुए आते हैं। तो जो 4th टिश्यू हमारा रहने वाला है वो है नर्वस टिश्यू, जो हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को संभाल के रखेगा। सब कुछ, कौन सी बॉडी का ऑर्गन कैसे काम करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, इन सब की जिम्मेदारी किसकी है, नर्वस टिश्यू की। तो सबसे पहले हमारा जो टिश्यू आता है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है आपकी एनसीईआरटी बुक का, इसमें आप देख रहे हैं कि ये भाई बहुत सारा कुछ दे रखा है। अभी तो हमने एपिथेलियल टिश्यू की बात करी, तो एपिथेलियल टिश्यू भी अलग अलग शेप और साइज का हो सकता है। देखो अभी इनकी सब हम सिर्फ इनका अगर हम पिक्चर में ग्लांस देखें तो हम देख रहे हैं ये कितनी अलग अलग तरह के हैं, क्योंकि देखो इन्होंने बॉडी को कवर करना है, इन्होंने स्किन को कवर करना है, तो हर जगह को कवर करने के लिए एक अलग तरीके का हमें स्ट्रक्चर चाहिए होगा। सारे ऑर्गन्स को हम सेम तरीके से कवर नहीं कर सकते। स्किन को अगर हमने कवर करना है, यानी कि अगर हमारे बॉडी के पूरी बॉडी को कवर करना है और स्किन बनानी है, तो उसके लिए अलग तरीके का हमारा एपिथेलियल टिश्यू होगा। हमारे स्टमक को कवर करना है, हमारे लंग्स के एल्वियोली को कवर करना है, उसके लिए अलग तरह का टिश्यू होगा। तो एपिथेलियल टिश्यू भी बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन, एपिथेलियल टिश्यू भी कई सारी तरह का होगा। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, हमें मालूम चल गया कि एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग यानी कि स्किन बनाने का काम कर रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को लाइन करने का काम कर रहा है। मतलब एपिथेलियल टिश्यू, आप ये मान के चलिए कि जो भी आपको दिखेगा उसको कवर करने का काम एपिथेलियल टिश्यू का है, चाहे वो बाहर की कवरिंग हो, चाहे ऑर्गन्स के अंदर की कवरिंग हो, माउथ हो, लंग्स हो, ब्लड वेसल्स हो, इंटेस्टाइन हो, सबकी कवरिंग, अंदर से लाइनिंग बनाना। लाइनिंग जैसे सूट में लगती है ना, कि बाहर एक कपड़ा है और उसके अंदर एक और कपड़ा लगाना है,
जो अंदर कपड़ा लगा उसको लाइनिंग बोलते हैं। ऐसे ही ये सभी ऑर्गन्स की इंटरनल लाइनिंग भी बनाता है। अब अगर ये लाइनिंग बना रहा है और सबको कवर करके रख रहा है तो ये तो भाई बड़ी जनरल सी जाहिर सी बात है कि इनके सेल्स को बड़ा क्लोजली पैक होना बहुत ज़रूरी है। अब कोई भी चीज़ कवर करे और उसके बीच में आप डिस्टेंस बना दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका एक ये सेल है और कवरिंग टिश्यू आप बना रहे हैं और इनके सेल्स को आपने दूर दूर रख दिया, तो भाई हमारा तो पर्पस ही डिफीट हो गया। कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा इसके अंदर निकल जाएगा। तो एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली कैसा होना चाहिए? एपिथेलियल टिश्यू कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि इसके बीच में कोई भी स्पेस ना हो, या अगर कभी है भी तो बहुत बहुत मिनिमल स्पेस होनी चाहिए। तो एपिथेलियल टिश्यू के बीच में हमको मालूम चल गया कि कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं कि इसका रोल क्या बना, ये तो हमको पता चल गया भाई कवर कर रहा है। अब कवर करने से क्या फ़ायदा है? कवर करने का मतलब क्या? जर्म्स की एंट्री को रोकना। बिल्कुल सही। अगर कवर कर रहा है तो यानी जर्म्स नहीं आने देना चाहता। अगर कवर कर रहा है तो वाटर लॉस को भी रिड्यूस कर रहा है, पानी भी इवेपोरेट नहीं होगा, पानी को भी ये रोक के रखेगा बॉडी में। अब आप ये सोचिए कि अगर ये बॉडी का कहीं का सरफेस बना रहा है, ठीक है, ये एपिथेलियल सेल किसी बॉडी का अगर सरफेस बना रहा है तो उस ऑर्गन के, ये एक ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन हम मान लें, दिस इज ऑर्गन ए, और ये इस ऑर्गन की कवरिंग बना रहा है। अब इस ऑर्गन के बीच में कुछ मटेरियल्स भी चाहिए रहेंगे हमको। ऑर्गन इंडिविजुअली सेपरेटली तो काम नहीं कर सकता, कुछ हमें सब्सटेंसेस इसके अंदर लाने हैं। तो सब्सटेंसेस इसके अंदर आएंगे कैसे? कौन करेगा ये काम? एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू ही सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। सिक्रीट करना फ्लूइड को, अगर हम बात कर रहे हैं हमारे माउथ की, ये हमारा माउथ है, इसके अंदर सलाइवा सिक्रीट होना है और इसको अंदर से एपिथेलियल टिश्यू ने कवर कर रखा है। तो भाई अंदर चीज़ें कहाँ से आएंगी? कौन लाएगा इसके अंदर चीज़ें? जो हमको इसके अंदर, ये माउथ है, माउथ के अंदर हमें सलाइवा चाहिए और एक ऑर्गन ने, एक लाइन ने इसको ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अंदर को कैसे मिलेगा हमको सलाइवा? यानी कि इसी के कुछ सेल्स सलाइवा भी सिक्रीट कर पाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन भी यही करेगा, सिक्रीशन भी यही करेगा। इसके साथ साथ अब ये बात तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि ये मटेरियल्स को भी आने जाने देता है अपने सरफेस के। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट्स सरफेस। तो ये तो था हमारा एपिथेलियल टिश्यू का जनरल फंक्शन। तो अगर इस जनरल फंक्शन को हम देखें तो हम इनको ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में रख सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू एक्सचेंज करने का काम करता है, चीज़ें एक्सचेंज करवा देगा। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन का काम करता है। एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीशन का काम करता है। एपिथेलियल टिश्यू कहीं कहीं पर सेंसरी फंक्शन भी करता है। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। और एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो ये मेन आपकी 5 हेडिंग्स के अंदर हम एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस को रख सकते हैं। कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू के, तो एपिथेलियल टिश्यू के ये सारे 5 फंक्शन है। तो चलो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं इसके बाद। अब एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन में हमने सबसे पहला फंक्शन क्या पढ़ा था? एक्सचेंज। एक्सचेंज कराने में मदद करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू हेल्प्स इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। कैसे करेगा ये? पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम इसके बारे में समझेंगे। अब हमने ये बताया कि एपिथेलियल टिश्यू सबकी बॉडी की कवरिंग करेगा। तो ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें हमने क्या करा, ये लंग्स का एल्वियोली बनाया। एल्वियोली आई होप आपको मालूम होगा क्या होता है। तो थोड़ा एल्वियोली पहले समझ लेते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो एल्वियोली समझे बिना आप इसको नहीं समझ पाएंगे। ये अगर हम अपने लंग्स बना रहे हैं, ठीक है, तो लंग्स के अंदर हमारे पास ये ब्रोंकी, ब्रोंकियोल होते होते एंड में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं। किसके अंदर है ये है हमारे लंग्स के अंदर।
लंग्स के अंदर जो लास्ट पार्ट है वो एल्वियोली होता है और यहीं से हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। अब हमने ये तो मालूम चल गया कि जो भी सरफेस को कवर करेगा वो एपिथेलियल टिश्यू है, तो ये एल्वियोली के ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में। एक बार मुझे क्लियर करने दीजिए। ये देखिए इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा है कि ये लंग एल्वियोली के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू लगा हुआ है। अब एल्वियोली का काम है अपने अंदर हवा भर लेना और इसके अंदर आती है बहुत सारी ऑक्सीजन रिच एयर। अब यहाँ से ऑक्सीजन पूरी बॉडी को सप्लाई करना है और हमको मालूम है सप्लाई करने का काम करेगा ब्लड, सब जगह पहुँच जाएगा। तो इसके पास आ गई ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल यहाँ से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेगी। अगर ब्लड वेसल ने ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना है तो इसके ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू लगा हुआ है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब ये एपिथेलियल टिश्यू एक्सचेंज करने में मदद करेगा। यानी क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है? ऑक्सीजन जा रही है एल्वियोली से ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है ब्लड से एल्वियोली के अंदर, तो हमारी गैसियस एक्सचेंज हो गई। अब इन गैसियस एक्सचेंज को कराने के लिए एपिथेलियल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? अगर कोई बहुत मोटा सा एपिथेलियल लग जाए तो गैसियस एक्सचेंज होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा या बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए इन जगहों पर जहाँ पर एपिथेलियल एक्सचेंज का काम कर रहा है वहाँ पर एपिथेलियल का स्ट्रक्चर काफ़ी पतला रहने वाला है, ठीक है। देखो कितना सिंगल लेयर का। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कैसा है। ये सिंगल लेयर है, फ्लैट सेल है, बहुत थिन है, इसीलिए ये डिफ्यूजन में हेल्प कर पाते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं लंग्स, एल्वियोली और ब्लड वेसल का, ठीक है। अब हम दूसरा काम देखते हैं। दूसरा काम है इसका प्रोटेक्शन करना इंजरी से, फ्रिक्शन से, जर्म्स से, जैसे हमारी स्किन में। अब देखिए अगर हम ऐसा ही पतला सा स्ट्रक्चर स्किन के लिए लगा दें तो क्या हमारा काम चल जाएगा? नहीं। प्रोटेक्शन करना है तो हमको खूब मजबूत दीवार चाहिए, है ना, बहुत मजबूत स्ट्रक्चर चाहिए ताकि हमारे और बॉडी के अंदर कुछ ना आ जाए। तो यही वाले सेल्स की हम बहुत सारी लेयर्स लगा देते हैं भाई। एक लेयर में ये लगाया, फिर एक और लेयर लगाई, फिर एक और लेयर लगाई, ऐसे मैनी टाइटली पैक्ड लेयर लगा करके हम प्रोटेक्शन वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सिंगल लेयर का स्ट्रक्चर हमको कहाँ चाहिए होगा? जब हमें गैसियस एक्सचेंज करना है। मल्टी लेयर का स्ट्रक्चर हमको कहाँ चाहिए होगा? जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं बोलूँ ये भी एपिथेलियल है, मैं बोलूँ ये भी एपिथेलियल है, तो मुझे नाम रखने में या किसी और को बताने में कन्फ्यूजन रहेगा। तो यहाँ के एपिथेलियल का नाम मुझे अलग रखना पड़ेगा, यहाँ के एपिथेलियल का नाम मुझे अलग रखना पड़ेगा। ये एपिथेलियल का नाम मैंने दिया है सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियल। अब ये मैंने नाम नहीं दिया, जस्ट कहने की बात है, ये नाम तो साइंस की बुक्स में लिखा हुआ है। तो इसका नाम है सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम। अभी स्क्वैमोस का ना याद रखो, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो थोड़ा पिचका हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसके क्यूब्स नहीं है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, जैसे आपके फर्श की टाइल्स होती हैं फ्लैट, ये बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर है। अब सिंपल स्क्वैमोस को अगर हम बहुत सारी लेयर्स में लगा देते हैं, ठीक है, हमने क्या करा, स्क्वैमोस की बहुत सारी लेयर्स लगा दी क्योंकि हमको प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस। स्ट्राटा वर्ड से आता है स्ट्रैटिफाइड, जिसमें स्ट्राटा का मतलब होता है लेयर्स। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल बन जाता है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं क्या था, सिक्रीशन। म्यूकस का, एंजाइम्स का, हॉर्मोन्स का, स्वेट का, सलाइवा का, सबका सिक्रीशन का काम बेचारे इसी एपिथेलियल के पास है, क्योंकि ये कवर बना रहा है ना भाई, ये कवर बना रहा है, सबके पहली लाइन ही यही है, तो काम भी इसी को करना पड़ेगा। हमारी सबसे आगे की डिफेंस लाइन यही है, तो काम भी यही करेगा, ठीक है। तो ये सिक्रीशन भी करेगा। सिक्रीशन करने के लिए देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाता है। इसके कुछ सेल्स अंदर की तरफ ऐसे स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो हमको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एपिथेलियल सेल का ही है।
लेकिन इसके जो बेस में एपिथेलियल सेल आपको दिख रहे हैं, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल हैं। ये ग्लैंड्स का काम करते हैं और इन्हीं से ही हमारा जो भी चीज़ सिक्रीट होनी है, स्वेट, सलाइवा, म्यूकस, ये इन्हीं से ही सिक्रीट होगा। अभी आप यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं आपके ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल, लेकिन आपके लेवल के लिए इतना समझना अभी के लिए सफिशिएंट रहेगा। अभी हम क्या समझ रहे हैं इसमें? हम ये समझ रहे हैं कि जो एपिथेलियल कुछ सिक्रीट करेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होगा। अब उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होगा? उसके जो बेस के सेल्स हैं वो कुछ मॉडिफाई हो जाएंगे और वो सिक्रीटरी बन जाएंगे, वो सिक्रीशन प्रोड्यूस कर पाएंगे। ऐसे ये यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? ये यहाँ पर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कुछ सिक्रीशंस। इन सेल से यहाँ सिक्रीशंस आ रही हैं, तो ये मटके के अंदर सिक्रीशंस भरती जा रही हैं। ये ऊपर के सेल्स सिक्रीशन नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ एक डक्ट बनाने का काम करेंगे। डक्ट इज़ अ ट्यूब, ये सिर्फ एक ट्यूब बनाने का काम कर रहे हैं और यहाँ से ये सिक्रीशंस निकलेगा बाहर। तो चलो भाई, इसका भी नाम रख देते हैं। इसका नाम तो अब आपको आसानी से समझ में आ ही गया है, डायग्राम में ही मेंशन है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल। नेक्स्ट फंक्शन है इसका सेंसरी फंक्शन। सेंसरी मतलब ये स्मेल को, टेस्ट को, साउंड, बैलेंस, इन सब चीज़ों को सेंस कर पाता है। ठीक है, तो हमें समझ आ गया ये कहाँ होगा? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में, हमारे नॉस्ट्रिल्स में, टेस्ट बर्ड्स में, इनर ईयर में ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा और इसकी होगी कुछ मॉडिफिकेशन। इसके ऊपर रहते हैं कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो स्पेशलाइज्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सीलिया, वो इसके ऊपर यहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। अब यहाँ पर स्क्वैमोस वर्ड नहीं यूज़ किया क्योंकि स्क्वैमोस का मतलब है फ्लैट टाइल लाइक। ये कॉलम शेप्ड हैं, लंबे लंबे कॉलम्स हैं, तो इसीलिए इनका नाम है सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। तो चलो भाई, फिफ्थ काम रह गया। गेस करिए क्या काम था फिफ्थ वाला? यस, यू आर राइट, एब्जॉर्प्शन। चीज़ों को एब्जॉर्ब कराने का काम भी किसका है? एपिथेलियल टिश्यू का। इसके लिए भी कुछ कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है जिसमें ये कॉलम शेप्ड होते हैं, इनके ऊपर सीलिया होता है और ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ये भी सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है एपिथेलियल टिश्यू का, और अब हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से समझ में आ रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो ये कनेक्ट करके रहने वाला है। अब हमारी पूरी बॉडी में सारे ऑर्गन्स इधर उधर फैले हुए हैं, ये जो टिश्यू है ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है। कनेक्ट भी करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करेगा, प्रोटेक्शन में भी कुछ कुछ इसका रोल रहेगा, और कुशनिंग भी करेगा, और फोर्स ट्रांसमिशन, ज़बरदस्ती चीज़ों को इधर उधर भी भेजेगा। अब ये क्या करेगा, कैसा है ये? हमने एपिथेलियल तो पढ़ लिया, इतनी सारी तरह का है, क्या कनेक्टिव भी बहुत सारी तरह का है? राइट, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। एंड टू योर सरप्राइज, दो कनेक्टिव टिश्यू जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं वो है ब्लड एंड बोन। अरे बाप रे, ये क्या है? एपिथेलियल में तो हमने पढ़ा था कि उनके स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे, है ना, लेकिन यहाँ पर ब्लड और बोन एकदम दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए दे आर ऑफ द सेम फैमिली बट दे आर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। आप सबको मालूम है ब्लड का मैट्रिक्स फ्लूइड होता है ना, बहने वाला है, फ्लो करने वाला है, फ्लूइड है, और बोन आपकी बहुत रिजिड होती है। इसी कंफ्यूजन से आपको लगता होगा कि क्यों कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और बोन दोनों एक साथ हैं, बट राइट है, ये दोनों एक साथ हैं। अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं कि ये क्या काम करते हैं, कैसे हैं और क्यों ये कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर आ रहा है हमारा ब्लड। अब ब्लड क्या है? ब्लड एक वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसने पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखा हुआ है। इसी के पास पूरी बॉडी की जिम्मेदारी है कि इसने सब जगह पर सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं
और सारा वेस्ट कलेक्ट करके बाहर निकालना है। तो भाई इससे अच्छा तो कोई और कनेक्टिव टिश्यू हो नहीं सकता, क्योंकि ये बॉडी के सभी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता हुआ जाता है, हार्ट को, किडनी को, लंग्स को, इंटेस्टाइन को, बाकी ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करना, बाकी ऑर्गन्स के साथ सामान को एक्सचेंज कराने में मदद करना। तो ये टॉपिक तो थोड़ा आसान रहने वाला है, क्योंकि ये आपको प्रीवियस नॉलेज से मालूम है कि ब्लड के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। 3 टाइप्स तो ये इसके ब्लड के सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और जिसमें ये मूव कर रहा है, मतलब जैसे अब आपके पास ये ब्लड का सैंपल दिया हुआ है, इसमें से अगर हम ये सारे सेल्स निकाल दें किसी तरीके से, तो जो लिक्विड पोर्शन इसका रह जाएगा वो कहलाएगा इसका मैट्रिक्स या प्लाज्मा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ब्लड के मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। और वो कैसे आपको मिलेगा? सारे के सारे ब्लड सेल्स निकाल दो तो जो बच गया वो आपका जो लिक्विड कंटेंट है, दैट इज प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। ना अब ये अलग अलग सेल्स हैं, इनका अलग अलग काम है और ये आपको अच्छे से मालूम है, तो इसका हम फटाफट से कवर करेंगे। रेड ब्लड सेल्स आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। ठीक है, ये क्यों ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं? क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। तो रेड ब्लड सेल्स हेमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। आपकी बुक में इसका लाइफ स्पैन भी दे रखा है 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स तक इनकी ज़िंदगी है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और लगातार हमारी बॉडी में नए रेड ब्लड सेल्स बनते रहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स की जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ WBC, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, इन्फ्लेमेशन से, और पस बनाने का काम भी। जब कभी हमें को चोट लग जाती है तो चोट सूखने के बाद उसके साथ जो पस रह जाता है वो ये ही वाइट ब्लड सेल्स हैं। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे को अगर कभी चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद हमारा ब्लड हमेशा के लिए नहीं बहता रहता, कुछ समय के बाद वो सूख जाता है, ड्राई होकर के क्लॉट बना देता है, ताकि अंदर से और ब्लड लॉस बॉडी का ना हो। ठीक है, तो ये तो काम रहा आपका प्लेटलेट्स का। और उसके बाद प्लाज्मा को तो हम काफ़ी डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये आपका लिक्विड कंटेंट है ब्लड का, जिसमें बहुत सारे डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस भी रहते हैं। तो ब्लड के बाद चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कार्टिलेज। कार्टिलेज भी आपका एक टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये कार्टिलेज कहाँ है भाई? हम देखो, बोन रहता है, आपको मालूम है काफ़ी टफ आपका बोन रहते हैं। अभी अगर आप लेक्चर सुनते सुनते ही अपनी बोन को फील करना चाहो तो अपनी आर्म्स पकड़ के बोन को फील करो, नेक के पास की कॉलर बोन को फील करने की कोशिश करो, तो आप बोन्स को आराम से फील कर पाएंगे और आपको मालूम होगा कि बोन्स दे आर हार्ड, बोन्स आर हार्ड स्ट्रक्चर, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब कार्टिलेज क्या है? बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट स्ट्रक्चर। कहाँ है भाई? अभी अपना कान पकड़ कर देखो, कोई गलती नहीं करी है फिर भी पकड़ कर देखो। कान को अगर आप पकड़ रहे हैं, जो आउटर ईयर की साइड पर आप कान पकड़ रहे हैं, वो उतना हार्ड तो नहीं है जितनी बोन है, बट स्टिल आपकी स्किन की तरह बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, फ्लेक्सिबल है, अपनी पोजीशन, अपनी शेप रीगेन कर पाता है। अगर आप अपना कान मरोड़ के देखें और छोड़ दें तो उसको वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। सिमिलरली योर नोज टिप, इट इज़ ऑल्सो हार्ड but not as hard as a bone. So these structures they are called as cartilage. तो ये तो बॉडी के बाहर हुए। क्या बॉडी के अंदर भी कार्टिलेज है? यस, पूरी बॉडी में बहुत सारे कार्टिलेज हैं। हमारे हर जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज है। ठीक है, ये अगर आपके 2 जॉइंट हैं तो इनके बीच में डिस्क शेप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। क्या करता है ये डिस्क शेप कार्टिलेज? इन दोनों बोन को फ्रिक्शन से बचाता है, वियर एंड टियर ऑफ बोन को रोकता है। साथ में ये कुशन का काम भी करता है, शॉक एब्जॉर्बर, कि आपकी बोन्स को कोई शॉक ना लगे। बोन को कोई शॉक ना लगे, पर इसको शॉक लग गया, इसके पास कोई ब्लड वेसल नहीं है, इट हैज़ नो ब्लड वेसल्स,
ब्लड सप्लाई नहीं है इसके पास। ये एक थोड़ी सी इसके लिए शॉक वाली ही बात है, इसीलिए मैंने कहा इसको तो लग गया है शॉक, पर ये खुद क्या करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर है। तो आपके नीज़ में, आपके रिब्स में, बैकबोन में, हर जॉइंट के बीच में कार्टिलेज का कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कार्टिलेज के बाद हम चलते हैं अपने और 2 टॉपिक्स की तरफ, जो हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन एंड लिगामेंट दोनों ही फाइब्रस टिश्यूज हैं। टेंडन एंड लिगामेंट दोनों ही फाइब्रस टिश्यू हैं। ये देखिए, ये रही हमारी कुछ मसल्स और ये रही हमारी बोन्स। अब इन मसल्स ने अगर इस बोन्स को मूव कराना है तो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट भी होना चाहिए। अब इस मसल को बोन के साथ कौन कनेक्ट कराएगा? इस मसल को बोन के साथ जो कनेक्ट करा रहे हैं वो हैं टेंडन्स। ये भी कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये भी 2 चीज़ों को कनेक्ट करा रहा है। टेंडन किसको कनेक्ट करता है? मसल्स टू बोन। किसको कनेक्ट करता है? मसल्स टू बोन्स। ये काम किसका है? ये काम है टेंडन का। सो यहाँ पर ये भी आ गया भाई। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल गीतांजलि मैम बायोलॉजी। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लेना। चलो, तो टेंडन क्या है? मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है भाई, अब बोन्स को भी तो बोन्स के साथ कनेक्ट करना है। इस बोन को इस बोन के साथ भी तो कनेक्ट करना है। कार्टिलेज तो इनके बीच में प्रेजेंट है, लेकिन बोन और बोन को जोड़कर रखना है ताकि ये स्टेबल रहें, ट्विस्ट ना हो जाए, एक्सेसिव मूवमेंट ना हो जाए। इनको इनकी पोजीशन पर रखना है। तो बोन टू बोन, ठीक है, बोन को लिगामेंट ज्वाइन करते हैं बोन के साथ। बोन और बोन को कनेक्ट करने का काम किसका है? लिगामेंट का। तो हम कैसे याद रख सकते हैं? एमटीबी। एमटीबी से हम टेंडन याद रखेंगे कि टेंडन कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, एंड बीएलबी याद रखेंगे कि बोन लिगामेंट बोन, यानी कि 2 बोन के बीच में लिगामेंट रहता है। सो ये था हमारा टेंडन एंड लिगामेंट। अब ये रहा आपका पूरा कनेक्टिव टिश्यू जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड को, बोन को, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। सो दिस इज अ कंपैरेटिव टेबल एंड यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट, और वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हो, जिससे कि आप इसको कंपेयर कर सको किसके साथ कैसा कनेक्शन है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। अब हम 3rd टिश्यू की तरफ चल रहे हैं, जो है आपका मसल टिश्यू। मसल हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब मसल्स भी जो बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है वो नर्वस टिश्यू के कंट्रोल में है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मस्कुलर टिश्यू है वो नर्वस टिश्यू के कंट्रोल में है, अपने आप से नहीं काम करता। इसको कंट्रोल करता है नर्वस टिश्यू। लेकिन मस्कुलर टिश्यू को हमें खुद तो पढ़ना है, क्या है, कैसा काम करता है। तो आपकी स्क्रीन पर ये सामने 3 तरह के मसल्स आ रहे हैं: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। नाम से आप इनको पहचान जाएंगे। स्केलेटल मसल हमारी बॉडी के स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा इस डायग्राम को देखें नीचे। स्केलेटल मसल हमारी बॉडी के स्केलेटन के साथ जुड़ा रहता है, जो हमारी मर्जी से काम करता है, या हमारा स्केलेटन हमारी मर्जी से मूव करता है। अभी आप बैठ करके वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपका मन करेगा आप पेंसिल उठाएंगे, नोट करेंगे। आपका दिमाग यही कह रहा है पेंसिल उठा के नोट करना चाहिए, तो आप उठाइए पेंसिल और नोट करिए। अभी कुछ बच्चों को लगेगा नहीं मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीने जाना है, तो आप अपनी मर्जी से खड़े होंगे और पानी पीने चले जाएंगे। तो आपकी बोन्स को चलाने का काम कौन करेगा इस समय? इस समय आपकी बोन्स को चलाने का काम कर रही हैं स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल अटैच होती है हमारे स्केलेटन के साथ और हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है? हमारी इच्छा से, जो काम हम खुद से करना चाहें, हम जिस काम को वॉलंटियर कर रहे हैं। तो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट,
जैसे रनिंग, राइटिंग, लिफ्टिंग और भी जो आप सोच सकते हैं वो सब स्केलेटल मसल कर रहा है। अब इस स्केलेटल मसल का डायग्राम अगर हम देखें तो ये आपको दिख रहा है, ये कैसे लॉन्ग सिलेंडर शेप सेल्स हैं, ऐसे ये लॉन्ग सेल्स हैं। इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। और अगर हम देखें तो इनके अंदर आपको लाइट और डार्क कलर के बैंड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको इनके अंदर क्या नज़र आ रहे हैं? लाइट और डार्क कलर के बैंड्स नज़र आ रहे हैं। इन लाइट और डार्क कलर की बैंड्स की वजह से इनको हम बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स हैं। तो स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट मसल की तरफ चलते हैं, स्मूथ मसल। अब देखिए, बॉडी के बाहर के स्केलेटन को तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन बॉडी के अंदर कैसे? आपकी बॉडी के अंदर डायफ्राम मसल्स है, मूव कर रही हैं। आपकी बॉडी के अंदर स्टमक है, फूड को चर्न कर रहा है, और बहुत सारा किडनीज मूव कर रही हैं। अंदर की कितने ऑर्गन्स ऐसे हैं जो अपने आप मूव कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप तो नहीं कर सकते कि मेरे डायफ्राम अब तुम नीचे चले जाओ, या मेरी स्टमक मसल्स अब रात को पार्टी में जाना है तो जल्दी जल्दी से खाने को डाइजेस्ट कराओ, जल्दी जल्दी से स्टमक की मसल्स मूव करो। नो, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. So these muscles which are not under our control and are found in our internal organs such as stomach and intestines are called as smooth muscles. अब ये स्मूथ मसल्स की अगर हम शेप देखें तो ये कैसी हैं? ये ऐसी हैं, मछली की आंख की जैसी, स्पिंडल शेप. ठीक है, स्पिंडल शेप कैसी होती है? स्पिंडल शेप कुछ इस तरीके की होती है. दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड से पॉइंटेड और सेंटर से होती हैं थोड़ी सी मोटी, तो इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप. स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप. और स्केलेटन की कैसी देखी थी? स्केलेटन की देखी थी भाई हमने सिलेंड्रिकल. अब इसमें आपको कोई स्ट्राइशंस नहीं देखने को मिलती, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं होते, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है और ये स्ट्राइशंस के बिना होती है. ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, डाइजेशन में, स्लो मूवमेंट में मदद करती हैं. नेक्स्ट हमारी आती है एक स्पेशल तरह की मसल विच आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल. हाँ जी, नाम से सबको पता चल गया. कार्डियक वर्ड इज एसोसिएटेड विद हार्ट. कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के डॉक्टर. कार्डियो एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज जिसमें आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है. तो कार्डियक मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारे हार्ट में रहती हैं. ठीक है, अब ये मसल्स जो हैं ये वैसे तो सिलेंड्रिकल हैं जैसे स्केलेटल मसल के जैसे, बट जो स्केलेटल मसल है उसके सिलेंडर्स अनब्रांच्ड हैं. यहाँ पर कार्डियक मसल्स के स्केलेटल जो ये मसल्स हैं ये ब्रांच्ड है. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें आपको ये ब्रांच दिख रही है यहाँ से. ठीक है, ये आप यहाँ इसकी ब्रांचेस हैं. तो ये जो कार्डियक मसल है ये ब्रांच्ड है. इनमें स्ट्राइशंस हैं लेकिन बहुत हल्की. तो दे हैव फेंट स्ट्राइशंस एंड दीज मसल्स आर ऑल्सो नॉट अंडर आवर कंट्रोल. दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री. बट इसको हमने अलग कैटेगरी में क्यों रखा? इसको हमने अलग कैटेगरी में इसलिए रखा कि स्केलेटल मसल की तरह ये सिलेंड्रिकल हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल होने के साथ साथ ये ब्रांच्ड हैं, वो आप थोड़ा सा याद रखेंगे. स्मूथ मसल की तरह इनके पास सिंगल न्यूक्लियस है. स्मूथ मसल की तरह ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो इसके पास इन दोनों के कुछ कुछ फीचर्स हैं और ये बनाती है हमारी स्पेशली हार्ट की मसल्स. और कहीं ये नहीं मिलेंगी, सिर्फ हार्ट में मिलेंगी. और काम क्या है इनका? पूरी ज़िंदगी, अरे नहीं, पूरी ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी से पहले भी. Even when a child is born, even when you were born, this muscle started to work. जब बेबी मम्मी के यूट्रस में है तभी से कार्डियक मसल्स काम करना शुरू कर देती हैं और बिना थके, बिना फटीग, बिना टायर्ड हुए दे वर्क कंटिन्यूसली टिल द लास्ट ब्रेथ. ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है, हाँ इसको ज़रा ध्यान से देख लो, बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, नोट डाउन कर लो. दिस इज a comparative discussion about the 3 types of muscles.
चलते हैं अपने एंड ऑफ द टॉपिक की तरफ। जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू बना होता है आपके न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स क्या हैं? ये देखिए आपके डायग्राम में, ये रहा न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो, कैसा स्ट्रक्चर है इसका। ये तो है इसकी एक बड़ी सी सेल बॉडी। ये नॉर्मली जैसे कोई भी हमारा सेल होता है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये ऐसी ही बॉडी है जो है इसकी सेल बॉडी। सेल बॉडी का दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है इसका साइटोन, SYTON, साइटोन। ये इसका दूसरा नाम है सेल बॉडी का, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस है तो ये इसकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेल बॉडी से ही आपके निकल रहे हैं बहुत सारे ब्रांचेस, एंड दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। इनका काम क्या है? इनका काम है सिग्नल्स को रिसीव करना। ये सिग्नल्स रिसीव करते हैं, सिग्नल्स यहाँ से अंदर जाता है और फिर सेल बॉडी से होता हुआ फिर ये लंबी सी जो आपको दिख रही है ब्रांच, इससे होता हुआ आगे जाता है। अब इस लंबी ब्रांच को हम बोलते हैं एक्सॉन। तो यहाँ से सिग्नल आया, इसके अंदर गया, यहाँ से होता हुआ सिग्नल यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से सिग्नल कैसा भी आ सकता है, ठीक है। टच का सिग्नल हो सकता है, लाइट का सिग्नल हो सकता है, साउंड का सिग्नल हो सकता है, कोई भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन का कोई भी सिग्नल यहाँ से जा सकता है। लेकिन जब ये सिग्नल यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ से आने के बाद यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बिजली का झटका लग रहा है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में आगे ट्रांसमिट होता जाता है और धीरे धीरे ये पहुँच जाता है कहाँ? यहाँ नर्व एंडिंग्स में। नर्व एंडिंग्स में से वापस ये सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है केमिकल में, यहाँ से केमिकल निकलता है। इसके आगे फिर एक न्यूरॉन लगा रहता है, ठीक है। इसके आगे क्या लगा हुआ है? एक न्यूरॉन। ये इसकी सेल बॉडी और ये इसके डेंड्राइट। ये चिपका नहीं होता, टच में नहीं होता, थोड़ा इनके बीच में गैप होता है, उस गैप का नाम भी है साइनैप्स। तो ये जो न्यूरॉन है ये इसके साथ, तो मैसेज कैसे आया? यहाँ डेंड्राइट ने मैसेज लिया, सेल बॉडी को दिया, यहाँ से एक्सॉन आगे से आगे चला, फिर एक्सॉन टर्मिनल पे पहुँचा, एक्सॉन टर्मिनल से सेम प्रोसेस से अगले न्यूरॉन की तरफ। यू कैन सी द फ्लो ऑफ द मैसेज इज शोन हेयर एट द लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नर्वस टिश्यू भी खत्म होता है। अब हमारी बॉडी जो टॉपिक रह गया है वो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब इतनी सारी जो हमने चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ा बोन्स, हमने पढ़ा मसल्स, हमने पढ़ा जॉइंट्स, हम जॉइंट्स नहीं पढ़ा, जॉइंट्स तो भी पढ़ना है, हमने पढ़ा कार्टिलेज, हमने पढ़ा टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये सब मिलकर हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है और ये बनाता है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब इसमें से हम ये सब चीज़ें तो पढ़ चुके हैं, जो चीज़ रह गई वो हमारा है जॉइंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे दैट इज़ जॉइंट्स। और हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ये आपकी बुक के अकॉर्डिंगली 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। वैसे एक और भी जॉइंट होता है स्लाइडिंग जॉइंट, जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो आपकी बुक में मेंशन है हम उतने पे ही स्टिक करेंगे। तो ये आपके 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट हैं। फर्स्ट जॉइंट इज कॉल्ड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या है, एक बोन जो है वो तो शेप ले लेती है सॉकेट के जैसा। सॉकेट क्या होता है? जैसे आपने अपना प्लग देखा है ना, जिसमें भी आप चार्जिंग के लिए चाहे लैपटॉप का लगा रहे हो या मोबाइल की चार्जिंग करने के लिए आप प्लग लगा रहे हो, तो जो होल है उसको हम सॉकेट बोलते हैं। तो ये भी एक सॉकेट की तरह काम कर रहा है, तो इसीलिए इस तरह का जॉइंट कहलाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमने सॉकेट की बात कर ली कि एक बोन जो है वो ऐसे सॉकेट के जैसे बन जाती है और दूसरी बोन अपनी शेप चेंज करके ऐसे बॉल की तरह बन जाती है। तो कैसा जॉइंट हो गया ये? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बड़ा जॉइंट बड़ा स्मूथ जॉइंट रहता है। अब बॉल तो राउंड है, कोई उसकी मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने वाली, तो ये बहुत डिफरेंट तरह की मूवमेंट कराने में पॉसिबल रहता है। ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज, सर्कुलर सब तरह की मूवमेंट करा सकता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहाँ प्रेजेंट है?
शोल्डर में। अभी देखिए ना, आप अपनी शोल्डर को मूव करके देखिए कैसे आप क्रिकेट खेलते हुए अपने शोल्डर को पूरा रोटेट कर पाते हैं। ठीक है, पूरी रोटेशन हो जाती है आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। फॉरवर्ड मूवमेंट करो, बैकवर्ड मूवमेंट करो, साइडवेज करो, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट इन शोल्डर। ऐसी ही आपके लोअर साइड हिप में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। फिर आता है आपका हिंज जॉइंट। अब ये हिंज क्या होता है? जो आपके दरवाजे में लगा हुआ है, जिसको हिंदी में कब्जा बोलते हैं, वो ही हिंज कहलाता है। तो हिंज जॉइंट क्या है? वो मूवमेंट कराता है सिर्फ एक डायरेक्शन में। देखो ऐसे, तो आपकी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा आर्म। ठीक है, इसके बैक साइड नहीं जा सकता। एक बार दोबारा देखेंगे, ये आपकी आर्म का है, ये आपकी अपर आर्म, ये आपकी फ्रंट आर्म। ठीक है, इसके आगे लगा होगा आपका यहाँ से फिंगर और हाथ। ये हो गई आपकी पूरी। अब जब आपने इस बोन को मूव कराना है तो ये बोन आपकी यहाँ तक जाएगी और बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री तक यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन इस 90 के बियॉन्ड ये नहीं जाएगी। आप इसको बैक साइड पे नहीं ले जा सकते। तो हिंज जॉइंट का फंक्शन है कि ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, जैसे आपकी एल्बो और नी में। फिर आता है आपका पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट कैसा है? इसमें एक बोन तो ऐसे रिंग की फॉर्म में है और दूसरी बोन सिलेंडर की फॉर्म में है। तो रिंग और सिलेंडर की तरह, जैसे दरवाजे का नॉब घुमाते हैं ना हम, डोर नॉब, ऐसे ही ये पिवट जॉइंट आपकी नेक में लगा हुआ है। तो इसके ऊपर लगी हुई है आपकी नेक और आप अपने हेड को कैसे भी घुमा सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पिवट जॉइंट। और सबसे सिंपल जॉइंट तो सबसे लास्ट में आ रहा है फिक्स्ड जॉइंट, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे ये आपका स्कल, स्कल में बस एक ये लोअर जॉ है जिसमें मूवमेंट होती है। आई होप सबको मालूम है, दिस लोअर जॉ में ही मूवमेंट होती है, बाकी सारी बोन्स फिक्स्ड हैं। तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, ना यहाँ स्कल में, आइज के सॉकेट्स में, नोज में कोई मूवमेंट नहीं है। दिस इज अ फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, तो जॉइंट्स के बाद अभी हमारा ये जो टॉपिक है ये है स्केलेटल सिस्टम। हम बोन्स, जॉइंट्स ये सब मिलके बनाते हैं हमारी बॉडी का स्केलेटन। तो हम जॉइंट्स की बात कर चुके हैं। ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ आपका हिंज जॉइंट, ये आपका पिवट जॉइंट, यहाँ पर आपके फिक्स जॉइंट। तो सारे जॉइंट्स की हम बात कर चुके। जो हमारे कुछ ऑर्गन्स रह गए हैं वो है ये वर्टिबल कॉलम, जो ये आपका ये पीछे से, आगे से नहीं, आगे की बोन स्टर्नम है। ये जो पीछे आपको छोटी छोटी सी ये बोन्स दिख रही हैं, ये छोटी छोटी सी ये डायग्राम में, दिस इज द वर्टिबल कॉलम और द बैकबोन। अब ये बैकबोन जो है ये, अब अच्छा ये तो बैकबोन हो गई जो पीछे है, इसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड चलेगी। ऊपर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे, दिस इज नोन एज द रिब केज। और ऐसे जो ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये है रिब्स। कितनी है ये रिब्स? 12 पेयर्स। देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 इधर 12 इधर। अब ये जो रिब्स हैं ये आगे से इस बोन के साथ कनेक्टेड है, जिसको आप चेस्ट बोन या स्टर्नम कहते हैं, और ये रिब्स पीछे जाकर के हमारे वर्टिबल कॉलम के साथ कनेक्टेड है। तो ये पूरा एक पिंजरे जैसा बनाता है, इसीलिए इसको रिब केज बोलते हैं। आगे से भी बंद, पीछे से भी बंद, साइड से भी ऐसा। तो ये पूरा एक केज शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं हम रिब केज। रिब केज क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे दो सबसे वाइटल ऑर्गन्स हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। सो दिस प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम खत्म। इसके साथ ही हमारा टॉपिक इस चैप्टर का फिनिश, और यहाँ पर हम अपना वीडियो भी ख़त्म करते हैं। हमारा टिश्यू इन एक्शन इज़ कम्प्लीटली डन। आई होप आप सबको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने डाउट्स डेफिनेटली शेयर करिए, एंड इफ़ यू लाइक्ड दिस लेसन, दिस टॉपिक, प्लीज़ डू कमेंट
Your comments are actually a motivation to create more such knowledgeable videos. Thank you so much. God bless you all.